सौरभ कुदेशिया द्वारा लिखित उपन्यास आहुति, एक विलुप्त पुरातन सत्य जिसने इतिहास को बौना कर दिया। एक रहस्यमयी कहानी है जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, धोखा। कॉरिडोर में लगी ट्यूबलाइट टिमटिमाकर हमेशा के लिए बुझ गई। डीआरडीओ के न्यूक्लियर बंकर में फंसे जयंत को अब तक अंधेरे में देखने और सायरन की तेज आवाज सुनने की आदत पड्डीडीडीएच चुकी थी। ऊपरी फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचने का रास्ता मलबे से बंद था और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। बंकर की हालत उसका दिल बैठा रही थी। सूर्यकवच से कुछ मिनट पहले इसी जगह के संकेत मिले हैं और संकेतों द्वारा दर्शाए सभी स्थानों पर मौतें हुई हैं, यह सोचकर वो सिहर रहा था। जाने किस आफत ने न्यूक्लियर अटैक झेलने की क्षमता रखने वाले डीआरडीओ के गुप्त बंकर को कुछ मिनटों में खंडहर बना दिया था। जगह जगह टूटी छत और दीवारों के मलबे से ट्यूबलाइट और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ एक सही सलामत बचे स्प्रिंकलर्स से छूटता पानी मलबे को भिगोते हुए फर्श पर सरक रहा था। दीवारों पर चिपके पीले फ्लोरोसेंट स्टिकर के सहारे जयंत मलबे के बीच रास्ता ढूंढते हुए अनुमान से बारक रहा था। टूटी दीवारों से झूलती जलती बुझती ट्यूबलाइटों से उसे मदद मिल रही थी, पर मलबे पर बचते बचाते चलना आसान नहीं था। अभी तक उसे रोहन की हमशक्ल लाशों तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था। उसकी बेचैनी का दूसरा कारण भी था। यहां उसने डॉ वर्मा के अलावा उनके कम से कम 5-10 आदमियों को देखा था, पर सायरन बजने के बाद से अभी तक कोई नजर नहीं आया था। क्या डॉ वर्मा और श्रीमंत परिवार की तरह वो सभी किसी सुरक्षित मार्ग से भाग निकले, या फिर यहां फंसे हुए मदद का इंतजार कर रहे हैं? आगे कॉरिडोर की हालत ठीक थी, मलबा कम था और कुछ एक ट्यूबलाइटें सलामत और चालू हालत में थीं। कॉरिडोर के सामने वो कमरा था जिसमें रोहन की हमशक्ल लाशें रखी थीं। जयंत सावधानी से कमरे के भीतर घुसा। भीतर अंधेरा था, कमरे की दीवारें ढह चुकी थीं और छत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर चुका था। पलंग और कमरे का बाकी सामान मलबे में दबा था। बहुतेरा ढूंढने पर भी उसे वहां रोहन की हमशक्ल लाशें नहीं मिली। खींचते झुंझलाते हुए वह कमरे से निकला और मलबे के बीच रास्ता बनाते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां वह श्रीमंत परिवार के साथ ठहरा था। कमरे की हालत पिछले कमरे से बेहतर थी, पर वो खाली था। बंकर की दुर्दशा देख पहले से घबराए जयंत का दिल धक्का रह गया। माथा ठनका तो दिमाग में दबा डॉ वर्मा के प्रति शक का बीज एक झटके से अपनी जड्ढें फैलाते हुए पेड्डिक बनकर तन गया। इतनी जल्दी रोहन की विचित्र हमशक्ल लाशें कहां गईं? क्या वो मलबे में दब गई या डॉ वर्मा के आदमी उन्हें ले गए तो कुछ ही मिनटों में उन्होंने ऐसे कैसे किया? क्या डॉ वर्मा को यहां आने वाले खतरे की भनक थी जो उन्होंने समय रहते लाशों को यहां से निकाल लिया, या फिर लाशों को गायब करने के साथ श्रीमंत परिवार के यहां होने का सबूत मिटाना उनकी सोची समझी चाल थी? उन्होंने पहले श्रीमंत परिवार और जयंत को बचाने का नाटक किया, फिर उन्हें विश्वास में लेकर रोहन की पांडुलिपि और उसके कमरे से मिले संकेतों की जानकारी जुटाई, और अब जयंत ने अपना सिर पीटा। श्रीमंत परिवार के साथ वह भी डॉ वर्मा के बिछाए जाल में फंस गया था। रोहन की दुर्घटना के बाद से श्रीमंत परिवार पर नजरें गड्ढाए बैठे नेशनल लैब के डायरेक्टर डॉ वर्मा के एजेंट इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि श्रीमंत परिवार द्वारा रोहन के फ्लैट की तलाशी उनसे छुपी हो। तो क्या केस के हर पहलू पर बारीकी से नजर जमाकर बैठने वाले डॉ वर्मा इस बारे में किसी खास वजह से चुप्पी साधे बैठे रहे? शायद रोहन की वसीयत उसके कमरे में रखने के दौरान उन्होंने वहां नजर रखने के लिए कैमरे फिट किए हों, और उसके बाद वहां जो हुआ इसकी उन्हें पूरी खबर हो। रोहन के केस में उनकी अत्यधिक दिलचस्पी साफ बता रही थी कि उनका असली मकसद श्रीमंत परिवार की रक्षा करने से अधिक था, वरना 26 फरवरी को रोहन के बंद कमरे में उसकी वसीयत रखने के दौरान उन्हें पांडुलिपि मिल जाती। असली पांडुलिपि छोड़कर उसकी कॉपी अपने पास रखने से उन्हें किसने रोका था? शायद उन्होंने ऐसा ही किया हो। उनके पास रोहन की पांडुलिपि की कॉपी नहीं होती तो उनकी टीम कुछ ही घंटों में उसका अनुवाद कैसे कर पाती? शायद उनके पास पहले से ही उसका अनुवाद हो
और वसीयत रोहन के कमरे में रखने के दौरान उन्होंने पांडुलिपि वहां छोड़ दी हो। शायद उन्होंने वसीयत के अनुसार रोहन के घर में संकेत बिखेरे हों या फिर संकेतों के अनुसार वसीयत बनाई हो। वैसे भी रोहन और डॉम वर्मा के अलावा कौन जानता है कि उसके बंद कमरे में रखे लिफाफों में क्या था। शायद कमरे में लिफाफे रोहन ने नहीं, डॉ वर्मा ने रखे हों। उन्होंने पहले श्रीमंत परिवार को वसीयत में उलझाया, फिर एक कहानी सुनाकर फरिश्ता बन सभी का विश्वास हासिल कर लिया। जयंत घबराया। क्या चाहते हैं डॉ वर्मा? पांडुलिपि की कॉपी होते हुए भी वो श्रीमंत परिवार के सामने उसे पारेजने के लिए क्यों उतावले थे? श्रीमंत परिवार को भरोसे में लेने के पीछे उनकी क्या मंशा थी? क्या पांडुलिपि की उम्र 350 वर्ष दर्शाने वाली फर्जी रिपोर्ट बनाने का असली मकसद उन्होंने श्रीमंत परिवार से छिपाया? अगर पांडुलिपि के सैंपल 26 फरवरी से उनके पास थे तो पांडुलिपि हजारों साल पुरानी है। यह जानने के लिए उन्हें डॉ मजूमदार के भेजे सैंपल का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। शायद उन्होंने यह बात श्रीमंत परिवार को फांसने के लिए दबाई। शायद सूर्यकवच से जुड़ी बातें उनकी बुनी कहानी थी। शायद डॉ मजूमदार की लैब और श्रीमंत जी के घर पर हुए हमले में उनका हाथ हो। रोहन की पांडुलिपि, उसकी हमशक्ल लाशें और उसके घर से मिले संकेत हाथ लगने के बाद उन्हें श्रीमंत परिवार से क्या चाहिए? सवालों में उलझा जयंत सिहर उठा। रोहन की हमशक्ल लाशें खोने की उसकी हताशा पर श्रीमंत परिवार को डॉ वर्मा के साथ छोड़ देने के पछतावे का बोझ हावी होने लगा। जोश में होश खोकर वह बंकर में लौटने की बेवकूफी कर बैठा। रोहन की हमशक्ल लाशें यहां होती भी तो वह अकेला उन्हें इस खस्ता हाल बंकर से बाहर नहीं ले जा सकता था। उसे पता होता कि यहां उसे अपने अलावा कोई नहीं मिलेगा तो यहां नहीं लौटता। अब लाशें हाथ से गईं और उसकी बेवकूफी से श्रीमंत परिवार और डॉ मजूमदार की जान भी दांव पर लग गई। जयंत का मन पिंजरे में कैद पक्षी की तरह फड्डूड फद्दा उठा। डॉ वर्मा की हकीकत से सभी अनजान थे। डॉ मजूमदार श्रीमंत परिवार के साथ थे, लेकिन ऐसे कठिन हालात में वह अकेले श्रीमंत परिवार का कितना साथ दे पाएंगे? उसे यहां से तुरंत बाहर निकलना था। जाने यहां क्या हुआ था और क्या होने वाला था। खाली हाथ आगे बढ़ने में खतरा था। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और नीचे से कुछ पत्थरों को उठाकर उसमें लपेट लिया। सुरक्षा के लिए हाथ में कुछ आया तो उसके घबराए और विचलित मन को तनिक शांति मिली। टी शर्ट मजबूती से हाथ में पकड़ ढांचकर वह टूटी फूटी दीवार से सटकर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। मलबे और पानी को रौंदते उसके कदम वहां पसरी भूतिया शांति को चुनौती देने लगे। भरसक संभल कर चलने की कोशिश करते हुए भी रबरदाज की चप्पल के कारण उसके पैर पानी और मलबे पर रह रहकर फिसल रहे थे। भीगी चप्पल से उबड़ खाबड़दाज मलबे पर संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। पूरी सावधानी से संभल कर चलते हुए भी वह जोर से फिसला। बचने की कोशिश में हाथ पैर मारे तो मलबे का कुछ हिस्सा नीचे धसक गया। झल्लाकर अभी वह कुछ कदम ही चला था कि मलबा फिर से ढसका। वह चौंक कर रुका। इस बार मलबा धसकने का कारण वह नहीं था। मलबा उससे कई हाथ दूर खिसका था। मलबा सरकने के साथ आसपास की दीवारें भी थर्राई थीं। घबराते हुए आगे बढ़ने के लिए उसने दीवार को छुआ भर था कि तुरंत हाथ पीछे खींचा। दीवार में अजीब कंपन हो रहा था जो धीरे धीरे बढ़ा रहा था। वह डरते डरते सावधानी से दीवार से कुछ कदम पीछे हटा। तभी आसपास की दीवारें थर्राईं और उन पर दरारें उभरने लगी। हक्का बक्का जयंत कुछ समझ पाता कि दीवार से सटा मलबा तेजी से नीचे धसका। बचने के लिए उसने अपने कदम पीछे खींचे और फिसलकर मलबे पर गिरा। वो संभलता इससे पहले सामने वाली दीवार तेज धमाके से फटी। तेज कंपन के साथ दीवार के आसपास पड्डिढ़ा मलबा बद्धी लहर की तरह जयंत की तरफ उछला। जयंत के पैर उखड़े और उसके हाथ से पत्थरों से भरी टी शर्ट छूट गई। मलबे से उछलकर वह कुछ हाथ दूर गिरा। मलबे के टुकड़े तेज शोर के साथ गोली की तरह उसके आसपास हवा में लहराते हुए कॉरिडोर में बिखरे। बचते बचाते भी मलबे का एक बड़ा टुकड़ा फर्श से छिटका और उसके बाएं कंधे को उधेड़ गया। जयंत की चीख निकल पद्दी। उसकी बांह, कंधा और छाती खून से सन गई। दर्द तेज था। शायद कंधे की हड्डी टूट गई थी। अपने जख्मी कंधे को पकड़े वह नीचे सरका
और मलबे की आठ डीच में लेटे लेटे दूसरी तरफ देखा। सामने की कई फुट मोटी कंक्रीट की दीवार पतले कागज की तरह फट गई थी। उसके बीच में उभरा बद्दा घेरा किनारों से सुलगते हुए धीरे धीरे काला पड्ढते हुए बुझ रहा था, जैसे दीवार को जलाकर बीच से फाड़ डाला हो। जयंत की उम्मीद जगी। दीवार के दूसरी तरफ बंकर से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, लेकिन इस हाल में वो किसी मुसीबत से भिद्दने के लायक नहीं था। मलबे की आठ डैच में लेटकर वह दीवार पर नजर गड्ढाए रहा। काफी देर कुछ हरकत नहीं हुई। मुसीबत टलते देख जयंत हिम्मत करके फटी दीवार के निकट पहुंचा और दूसरी तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ अंधेरा था, पर उधर से आती गर्म दहकती हवा वहां कोई बड्ढी चीज जलने का आभास दे रही थी। तभी अंधेरे में कदमों की कमजोर आहट हुई। जयंत बिना समय गंवाए दोबारा मलबे की आठ डेच में छुप गया और आंखें फाड़े फटी दीवार को घूरने लगा। कुछ देर बाद दीवार के दूसरी तरफ फैले अंधेरे के बीच से एक व्यक्ति सिर झुकाए, डगमगाए और सुस्त कदमों से कॉरिडोर की तरफ आता दिखा। उसकी वर्दी बता रही थी कि वो यहां का कर्मचारी था। उसकी मदद से जयंत को बाहर निकलने की उम्मीद जागी, लेकिन उसे पास से देख जयंत की उम्मीद पर पानी फिर गया। उसका चेहरा खून से सना था। नाक, कान और आंखों से गारा खून बह रहा था। मुंह और नाक से रह रहकर खून के बुलबुले फूट रहे थे। शायद मुंह और नाक में खून भरा होने के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी अटकती सांसों की डरावनी आवाज सुनकर जयंत के रोंगटे खड्डे हो गए। हिम्मत जुटाकर वह मलबे की आदत से निकलकर डरा सहमा उसकी तरफ बढ़ा। जयंत को देख उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर उसे रुकने का संकेत किया। उसके मुंह से खून बहने की गति तेज हो गई। शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह में भरा खून उसके शब्दों को रोक रहा था। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर। जयंत उसे हौसला देते हुए उसकी तरफ बढ़ा कि तभी उसके कदम जैसे भारी पत्थर बनकर थम गए। उस व्यक्ति का बदन गुब्बारे की तरह फूलने लगा। अवाक जयंत कुछ समझ पाता कि तभी उस व्यक्ति का बदन फूलते हुए तेज आवाज के साथ फटा और चिथड़ों में आसपास बिखर गया। हवा में उछले मांस के टुकड़े और खून की छींटे जयंत के बदन से आ चिपके। जयंत जैसे सोते से जागा। मुंह हाथ से ढंक अपनी चीख दबाते हुए वह फुर्ती से मलबे की आड्ड में दुबका। अटकी सांसें और छाती फाड़ ढकर बाहर निकलने को उतारू धौंकने की तरह धड़धकते दिल को शांत करने में उसके प्राण कांप उठे। गला ऐसा सूखा मानो शरीर से पूरा पानी निचुद्ध गया हो। उसके पेट और छाती में जोर की मरोद उठी और तेज उल्टी का रूप लेकर मुंह से बाहर निकली। जैसे तैसे कांपते हाथों से वह अपने बदन पर चिपके मांस के टुकड़ों को हटाने लगा, लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मांस के टुकड़े काली रेत में बदलते हुए नीचे गिरने लगे थे। अभी के लिए इतना ही। बास मिलते हैं फिर से इसके अगले अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है बिल। इन हमसे जुड़े रहने के लिए और जानने के लिए आगे क्या हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इस रहस्यमयी यात्रा में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।